कैसे हैं दोस्तों आप। आज हम कक्षा 10वीं की पोइट्री नंबर 1 लेकर आए हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखते हैं दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट नंबर 1 क्या कहता है कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यानी इसका अर्थ हम देखते हैं कि द वे ए क्रो यानी जिस प्रकार से एक कौआ, सुक डाउन ऑन मी यानी यहाँ पर आप लोगों को ये देखना होगा दोस्तों कि जब कभी उदास स्थिति में ठंड के समय में एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठता है या खड़ा रहता है तो उस समय बर्फबारी होती रहती है। जैसे ही एक कौआ हेमलॉक ट्री पर बैठता है तो हेमलॉक ट्री पर जो जमी हुई बर्फ़ है उसके ऊपर गिरती है। ये उसका वृतांत है। यहाँ अर्थ देख लेते हैं कि जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर कवि के ऊपर धूल झाड़ी अर्थात बर्फ़ गिराई। तो यहाँ पर ये पहला एक्सट्रैक्ट हुआ दोस्तों, जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि नेम द पोएट ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम के कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों हम आंसर बनाएंगे द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो कवि था वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। तो आंसर में हम जब इसे बनाएंगे तो आपको मालूम है क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते, सहायक क्रिया जो होती है वो सब्जेक्ट के बाद होती है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा द पोएट was standing under a hemlock tree। यानी कहने का तात्पर्य कि कवि किसके नीचे, ये हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, विच वर्ड इज एन एग्जाम्पल गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। मतलब इस जो पद्यांश है, एक्सट्रैक्ट है, इसमें किसका उदाहरण लिया गया है, कौन से पक्षी का उदाहरण लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके इस एक्सट्रैक्ट में क्या दिया है, ए क्रो दिया है। तो डायरेक्ट आप ए क्रो आंसर लिख सकते हैं, या और अथवा ये कभी कभी पूछ लेता है कि विच वर्ड इज एन एग्जाम्पल गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। ये विकल्प के रूप में ए क्रो, ए कुकू, ए पिगन, ए स्पैरो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए क्रो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं, व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर द पॉइजनस प्लांट इन द एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों पॉइजनस प्लांट जो होता है वो होता है हेमलॉक। तो यहाँ अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा हेमलॉक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं, व्हाट इज द साइमोनिज्म ऑफ द वर्ड पार्टिकल्स इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में पार्टिकल्स में कण, कण का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या है, आपका डस्ट है। तो आप आंसर में लिख सकते हो डस्ट। 6वां है दोस्तों, क्या कह रहा है, व्हाट डिड द क्रो डू, यानी कौवे ने क्या किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि द क्रो sat on the hemlock tree। कौवा वृक्ष पर बैठा, ड्यू टू दिस यानी इस कारण से, द डस्ट ऑफ स्नो यानी जो बर्फ के कण है वो गिर गए, फेल
ऑन द पोएट, कवि पर गिर गए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये 7 में, वाटी से डस्ट ऑफ स्नो, यानी ये बर्फ़ के कण क्या है। तो इसे हम आंसर के रूप में बना सकते हैं दोस्तों। कैसे अपन इसे आंसर के रूप में बना सकते हैं, तो ये लिखेंगे ए डस्ट ऑफ स्नो आर स्मॉल particles of snow, यानी यहाँ पर 8वां हो जाएगा फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है किससे लिया गया है। तो दोस्तों ये पार्ट का नाम है डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। ये एक्सट्रैक्ट नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड रीड, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिरे तो उसने मेरे दिन का जो मूड है बदल दिया और मेरे दिन का कुछ भाग जो बचा हुआ था जिसे मैं गवा रहा था उसे बचा लिया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट गैव द पोएट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कवि का जो मूड है वो कैसे चेंज हो गया। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जब बर्फ़ के कण कवि पर गिरे तो उसका मूड चेंज हो गया, यानी हम यहाँ पर आंसर बना देंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो fell on the poet gave the poet a change of mood। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि हाउ वाज द पोएट इन द मूड, यानी जो कवि है उसका मूड कैसा था। तो हमको आंसर में लिखना पड़ेगा कि द पोएट वाज इन सैड मूड, वह कैसा था भाई, दुखी था। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 3 देते हैं कि 3 क्या कह रहा है कि हाउ डिड द स्नो फ्लैक्स इफेक्ट द पोएट, यानी जो बर्फ के गुच्छे हैं उसका कवि पर क्या प्रभाव हुआ। तो हम यहाँ आंसर बनाएंगे कि द स्नो फ्लैक्स removed the poet gloomy thoughts, यानी जो बर्फ के गुच्छे थे उसने हटा दिया, दूर कर दिया द पोएट यानी कवि के, ग्लोमी यानी उदास, थॉट्स यानी विचारों को, एंड मेड हिम हैप्पी, और उसे खुशी में बदल दिया। वेयर वाज द पोएट, तो कवि कहाँ था। तो हमको आंसर में लिखना पड़ेगा द पोएट वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी कवि किसके नीचे था, हेमलॉक ट्री के नीचे था। व्हाट हैपेंड टू हिम, ये अपना क्वेश्चन है। अब ये व्हाट हैपेंड टू हिम है,
इसका आंसर बताना पड़ेगा कि व्हाट हैपन टू हिम, यानी उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों जैसे ही कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा तो बर्फ कवि पर गिरी, जिसके कारण उसका मूड बदल गया और वह दुखी से खुश हो गया। तो इसका आंसर लिखेंगे हम ए क्रो सेट ऑन द हेमलॉक ट्री ड्यू टू दिस, इस कारण से this the dust of snow fell on the poet. This change the poet mood from sad to happy, यानी वह दुखी से प्रसन्न हो गया। अब जाते हैं हम व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री आखिर है क्या। तो ये हेमलॉक ट्री एक विषैला पौधा होता है जिसमें सफ़ेद फूल खिले होते हैं। तो आंसर में लिख देंगे हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। अब आ जाते हैं सातवां में, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, यानी कौवा और हेमलॉक किसके प्रतीक होते हैं। तो ये दोस्तों दुख के प्रतीक होते हैं। तो आंसर में लिखना पड़ेगा द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सारो, ये दुख के प्रतीक होते हैं। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। ये कह रहा है व्हाट इज द साइमोनिज्म ऑफ द वर्ड रिग्रेट, यानी पछतावा, और रिपेंट्स यानी पछतावा इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में ये किस रूप में आया है। तो दोस्तों यहाँ देख लें, ये रियूट के रूप में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रियूट। इस प्रकार दोस्तों हमने ये कोशिश की है वीडियो बनाकर कि ये यदि शायद परीक्षा में आ जाए तो आपको अधिक से अधिक सफलता मिले, अच्छे से अच्छे अंक आए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें।